निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जिनका पूरा नाम है। इनमें से वो विद्वान जिन्होंने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, अर्थात भारतीय रियासतों का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किन विद्वानों की रही? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। इन दोनों लोगों की मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारतीय रियासतों के एकीकरण में। सरदार पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत के एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और इनके सहयोगी थे बीपी मेनन, जिन्होंने इनके साथ में रहकर मुख्य भूमिका निभाई है। ऑप्शन आपका भी राइट होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए और अन्य क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपके समक्ष रहे। सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल इनका पूरा नाम है, और सरदार की उपाधि है जो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म है जो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ, और इनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। और वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, यानी भारतीय के राजनेता, उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया, यानी कि ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक भारत के कुल 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अब तक कुल भारत के 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं लोग, जिनमें पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1950 को। ये एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। भारत के राजनीतिक एकीकरण का जो श्रेय है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और इन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध के समय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यानी कि बारडोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था, 1928 में गुजरात में हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस नेतृत्व से खुश होकर बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बारडोली सत्याग्रह उस समय प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसके कारण यह सत्याग्रह हुआ। और इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही, जिन्होंने इसका विरोध किया। इस सत्याग्रह के आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो सवाल आता है कि
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो बारदोली की महिलाओं ने 1928 में उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था उस कारण। आगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम की प्रतिमा है जो लगाई है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, यानी एक प्रतिमा है बड़ी, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है, जिनकी प्रतिमा, जिनका स्मारक गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रहे आपके समक्ष। ये हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने व्यापक रूप से भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल है, उनके बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंकल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ, परिसंघ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, न कि यूनियन ऑफ फेडरल। यानी भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में परिभाषित करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नाम सामने आए हैं, भारत अर्थात इंडिया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों नामों का समावेशित है आर्टिकल 1 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा। यानी भारतीय संविधान का भाग 1 जिसका शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 का क्लोज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश वर्ड है यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 का क्लोज 2 कहता है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल है। और आर्टिकल 1 का क्लोज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में शामिल संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वे शामिल होंगे। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यह बात करता है आर्टिकल 2। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर।
भारतीय संघ राज्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। भारतीय संघ राज्य के बारे में सत्य कथन का चयन करें। आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारत का संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार है। सही कूट का आपको चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? इस वीडियो लेक्चर में हमने लगभग 50 सवाल शामिल किए हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए, इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन गलत है। कैसे, आइए चेक करते हैं। भारत का संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है, नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जो कि किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही उनको अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। यानी कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिकी संघ है जो राज्यों के समझौते का परिणाम है। और उन्हें अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जबकि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के जो राज्य हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय के संघीय शासन के बारे में कहा जाता है कि भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है, जबकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि भारत के राज्य जिन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और भारत का संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है, यानी राज्यों ने समझौता करके संघ का निर्माण नहीं किया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इस प्रकार के भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारत के संघ को कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, अर्थात नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ कहा जाता है, जबकि अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अर्थात अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है, यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 जो राज्य के संदर्भ में बात करता है, राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होंगे, और आर्टिकल 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है, मूल अधिकारों के नाम से। तो 4 कथन आपके समक्ष अतिरिक्त कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है कि भारत की संसद और सरकार राज्य में शामिल है आर्टिकल 12 के अनुसार। राज्यों की सरकार और विधानमंडल ये भी राज्य में शामिल है। तीसरा है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी वो भी
राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन आपके तीनों सही है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में भारत की संसद अर्थात सरकार दोनों शामिल है, राज्यों की सरकार और विधानमंडल दोनों शामिल है, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, ये भी उसमें शामिल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासन अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी राइट होगा। संप्रभुता, सॉवरेंटी, जिसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट होगा। डॉक्टर गवर्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, यानी डॉक्टर गवर्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं उन्होंने जो पहला तत्व बताया, उन्होंने कहा कि मनुष्यों का समुदाय, यानी अर्थात हम कह सकते कि जनसंख्या, यह भी राज्य के आवश्यक तत्वों में शामिल है। दूसरा है एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से निवास करते हो, अर्थात एक निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या क्षेत्र। तीसरा है आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, अर्थात संप्रभुता। और चौथा है जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन, अर्थात सरकार। हम कह सकते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व है: जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। ये 4 आवश्यक तत्व है, लेकिन इन चारों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सॉवरेंटी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित करती है कि वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में क्या है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार राज्य के 4 आवश्यक तत्व है डॉक्टर गवर्नर के अनुसार, जिनमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि भारत का संघ इकाइयों के बीच होने वाली सहमति का परिणाम नहीं है, यानी संघ से बनने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम भारत का संघ नहीं है। इस प्रकार का संघ है अमेरिकी संघ, जो राज्यों के बीच हुए सहमति का परिणाम है। ऑप्शन सी जो राइट है बिल्कुल, भारतीय संघ राज्य की विशेषता है कि संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व है, समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जबकि अमेरिका के उच्च सदन को हम सीनेट के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का जो उच्च सदन है उसको हम सीनेट कहते हैं। उसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अमेरिका में कुल 50 राज्य है
जिनका सीनेट में जो बहुमत है, सीनेट में जिनका प्रतिनिधित्व है, वो समान रूप से, यानी प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, जिसमें प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, जिसमें प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई है, अर्थात अमेरिकी संघ, जिसमें राज्यसभा को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, जो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी सही है। एबीसी सही है और ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, महासंघ, राज्यों का संघ। सेवन नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। इसके लिए इंग्लिश शब्दावली का प्रयोग हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट, न कि फेडरल ऑफ स्टेट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। ऑप्शन ए राइट होगा। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया, भारत के 2 नामों का जिक्र मिलता है। ऑप्शन ए आपको राइट होगा। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा भारत में, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है, ऑप्शन बी राइट हो। आगे 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रहा, जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। जहां आपको कारण दे रखा है भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या। ए आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। दोनों कथन सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन आपका ही राइट होगा।
ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या